नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग। हालांकि चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ आज का हमारा सेकंड क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कस कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक है उनको हम लोग आज की क्लास के अंदर डिकोड करेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास के पहले टॉपिक को। देखिए, आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या रहेगा सर, आप सभी जानते हैं एक बेसिकली टर्म होता है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग एआई के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको आप लोग डेटा एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो हमें यह समझना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का मीनिंग क्या होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स एग्जैक्टली किस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर आपकी मदद कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है जो आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये समझना, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या समझना है सर, अगर आप लोग बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर्स को और जो कहीं ना कहीं आपकी मशीन्स को ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, ऐसे आपके कंप्यूटर और मशीन को ऐसे ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए इनेबल करता है जहां पर पहले आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस लगती थी, लेकिन अब वो सारे काम कौन कर पाएगा सर, आपकी मशीन्स कर पाएंगी सर, आपका कंप्यूटर कर पाएगा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है सर, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो पहले क्या होता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में आपको बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद लेनी पड़ती थी। जैसे अगर आप लोग लर्निंग की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग रीजनिंग की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे टास्क थे जो बिफोर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल और केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से ही परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, माने एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसने कंप्यूटर्स को और मशीन को एक ऐसा पावर दे दिया कि वो भी क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, वो भी रीजनिंग कर सकते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपकी मशीन और आपके कंप्यूटर आज के दौर में वो तमाम काम कर सकते हैं, वो तमाम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर कहीं ना कहीं पहले हमें किसकी जरूरत होती थी सर, आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती थी। तो यही डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपके कंप्यूटर्स को और जो आपकी मशीन्स को इनेबल करता है, किसके लिए सर, परफॉर्म करने के लिए वो तमाम टास्क जहां पे नॉर्मली आपको किसकी जरूरत होती है सर, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। जैसे अगर आप लोग बात लर्निंग की करते हैं, रीजनिंग की करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की करते हैं या डिसीजन मेकिंग की करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये सारे काम कौन कर सकती है सर, मशीन भी कर सकती है, और ये तमाम जितने भी टास्क है इनको बेसिकली कंप्यूटर के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि अभी एक आपका टेक्नोलॉजी आ गया जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, एआई के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर रहा। अब आपको ध्यान देना है सर, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो यहां पे आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है सर, हमारे पास दो शब्द हैं, एक आपका क्या रहेगा, आपका एक डेटा रहेगा, दूसरा शब्द क्या है जिसको आप लोग यहाँ पे एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एनालिटिक्स के अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं सर, आप लोग यहाँ पे कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे
कलेक्शन करेंगे। किसका करेंगे कलेक्शन सर? डेटा का कलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे सर? उस डेटा को बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? उसको एनालाइज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे? एनालाइज। और एनालाइज एक बार आपका अगर डेटा हो गया है, फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको इंटरप्रेट करेंगे। अपनी टर्म्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर? उसको बेसिकली इंटरप्रेट करेंगे। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर? अगर आप लोग बात डेटा एनालिटिक्स की करते हैं तो डेटा का मतलब भी यहां पे आप लोग यहां पे कहिएगा सर हम लोग बेसिकली लार्ज वॉल्यूम डेटा की बात करते हैं। माने जिस डेटा का वॉल्यूम क्या होता है? लार्ज होता है। तो लार्ज वॉल्यूम डेटा के अंदर आपको क्या करना है? उसका कलेक्शन करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करके उसको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। और इंटरप्रिटेशन के बाद याद रखिएगा हमें उसके अंदर क्या करना है? उसके अंदर से आपको यूजफुल इनसाइट्स को निकालना है। क्या निकालना है सर? आपको उसके अंदर से यूजफुल इनसाइट्स को निकालना है। और ये जितनी भी यूजफुल इनसाइट्स रहेंगी ना कहीं हमारे यहां पे डिसीजन मेकिंग के अंदर काफी हद तक मदद करने वाली है। तो सर ये क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये आपका डेटा एनालिटिक्स कहलाएगा। डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप लोग कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, एनालाइज करते हो, इसके बाद इंटरप्रेट करते हो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल डेटा को। क्या करने के लिए सर? उसके अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सर उसके अंदर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड इनसाइट्स फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। मैंने बताया ना ये तमाम आप लोग वर्क क्यों करते हो? ताकि आप लोग क्या कर सकें? बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है और आपके डेटा एनालिटिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये दोनों एग्जैक्टली आपकी अकाउंटिंग के अंदर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ विजुअल्स मैंने लगाए हुए हैं जो आपको ये चीज को समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है सर? आपको जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना है। और एप्लीकेशन एक बार आपने पढ़ ली ना, एप्लीकेशंस के बाद आपको ये ध्यान देना है सर उन एप्लीकेशन के बाद अगर आपको कुछ बेनिफिट्स भी अगर मिलते हैं तो वो बेनिफिट्स भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करने पड़ेंगे? यहां पे अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कुछ एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। तो सर सबसे पहला एप्लीकेशन क्या रहेगा सर? जो काम हम लोग पहले मैनुअल मोड में करते थे, चाहे आप लोग बुक कीपिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग जर्नल एंट्रीज की बात कर लीजिए, तो यहां पे बेसिकली आप लोग क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देयर इज ए ऑटोमेटेड बुक कीपिंग एंड द जर्नल एंट्रीज। माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऑटोमेटेड मोड के अंदर आपका क्या कर सकता है सर? बुक कीपिंग कर सकता है, अलोंग विद क्या कर सकता है? जर्नल एंट्री को बेसिकली एक तरीके से बना सकता है। दूसरा आप लोग कहेंगे ये अपने आप इनवॉइस और बिल को प्रोसेस कर सकता है, बैंक को रिकॉन्सिलेशन कर सकता है, इसके अलावा आपके फ्रॉड को डिटेक्ट करके उससे प्रिवेंट कर सकता है, टैक्स को कंप्यूट करके उसको कंप्लायंस कर सकता है, इसके अलावा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड बजटिंग कर सकता है, इसके अलावा ऑडिटिंग के अंदर ऑटोमेशन देखने को मिल सकता है। चैटबॉट होते हैं जो कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो क्वेरी है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये आपके एक्सपेंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं और रिस्क की असेसमेंट में भी आपकी काफी हद तक मदद करने वाला है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो अकाउंटिंग के करीब करीब हर एक एरिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के टाइम पे मदद ली जा सकती है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम को ऑटोमेट कर देता है, अलोंग विद हमारा काफी टाइम बच जाता है और हमारा काफी पैसा बच जाता है और एक्यूरेसी के साथ होता है, क्योंकि मशीन अमूमन क्या करता है? अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि यहां पे ह्यूमन एरर की एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मशीन के केस में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे एप्लीकेशन रहेंगे, प्लीज इनको एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा। अब बात आती है सर अकाउंटिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या रहेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अगर आपका काम ऑटोमेट हो जाता है, अगर आपका वर्क ऑटोमेट हो जाता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका काफी हद तक समय बच जाएगा, क्योंकि चीजें अगर ऑटोमेटिक मोड पे चली गई तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम बचेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या रहेगा सर? ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाएगा। जब एक आदमी काम करता
है तो ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी है। जब एक मशीन काम करेगी तो ह्यूमन एरर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जब मशीन काम करता है तो एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा आप लोग कहेंगे जब भी आपका मशीन काम करेगा तो फास्टर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया यहां पे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है और जितनी भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है उनको बेसिकली इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग इससे इनहांस हो जाता है और ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। मैंने बताया ना, आपका पैसा काफी हद तक बचता है। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर कुछ सर्टेन एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अकाउंटिंग के अंदर। इसके अलावा आप लोग कहेंगे सर कुछ बेनिफिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकाउंटिंग के अंदर। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ लेना है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है सर, आपका जो डेटा एनालिटिक्स है ना, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। मैंने बताया डेटा को अगर आप लोग एनालिटिक्स के साथ एक तरीके से कनेक्ट करते हैं तो बेटर इनसाइट्स निकल के आती हैं, बेटर वैल्यू आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। सर अब बात आती है सर डेटा एनालिटिक्स के हमारे पास एप्लीकेशन क्या है और बेनिफिट्स क्या है। तो डेटा एनालिटिक्स ध्यान दीजिएगा कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, ध्यान रखिएगा, एनालिसिस के अंदर आप लोग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हो। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के अंदर डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट एनालिसिस के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर, ऑडिट एंड द अश्योरेंस के अंदर, फ्रॉड डिडक्शन के अंदर भी आप लोग डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं। क्रेडिट रिस्क असेसमेंट के अंदर भी आप लोग डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं। अगर आप लोग कैश फ्लो मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको बेसिकली आपके डेटा एनालिटिक्स का यूज देखने को मिलता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर भी, इसके अलावा बिजनेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर भी आपको किसका बेसिकली एप्लीकेशन देखने को मिलता है सर, डेटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, डेटा एनालिटिक्स का यूज देखने को मिलता है। तो ये बतेरे सारे ऐसे एरियाज हैं अकाउंटिंग के अंदर जहां पे आप लोग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सर बेनिफिट क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस डिसीजन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग इजीली ट्रेंड्स और पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है इनहांस हो जाएगा। फ्रॉड को बेसिकली क्या कर सकते हो, इजीली डिडक्ट कर सकते हो। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है और आपका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा ये आपको रियल टाइम रिपोर्टिंग के अंदर इनेबल कर देता है। कुल मिलाकर के छोटी छोटी बातें हैं, हम इनके ऊपर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको छोटे छोटे आर्टिकल है, जस्ट इनको गो थ्रो करना है ताकि आपको एक जानकारी हो कि ये वाला टॉपिक भी हमारे सिलेबस के अंदर है। और कई बार एग्जामिनर ऐसे ऐसे टॉपिक को उठा लेता है थ्योरी क्वेश्चन के अंदर, फिर बच्चा बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐसे टॉपिक हम लोग अक्सर स्किप करके चलते हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार इसको गो थ्रो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके और आप लोग अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम कर सके। बाकी हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक क्या रहेगा सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग रहने वाले हैं। तो यहां से सवाल अक्सर देखा गया है सर, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, माने हमें अकाउंटिंग करना क्यों है। माने आप लोग क्या कहेंगे सर, हमारे कुछ गोल्स रहेंगे, इसके अलावा हमारा क्या रहेगा सर, हमारे पर्पज रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, गोल्स एंड पर्पज जो भी होते हैं ना अकाउंटिंग के सर, वो क्या कहलाते हैं सर, उसको आप लोग इंडिविजुअल टर्म ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है सर, हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग करने का पर्पज क्या है, अकाउंटिंग करने के गोल्स क्या है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा सर, आपके अकाउंटिंग के बेसिकली ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। वैसे तो अकाउंटिंग के काफी सारे बतेरे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पता है तो डेफिनेटली आप लोग उनको बेसिकली अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। माने आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उनको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, किसके अंदर, सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपके जो डेटा है वो
एक्यूरेट और कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, गोल क्या रहेगा कि हमें क्या करना है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ताकि हम लोग भविष्य के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहे, देखना चाहे, समझना चाहे तो हम लोग बेसिकली उसको इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या रहेगा सर, आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना, ठीक है, क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना है, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अब इसके अलावा मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक शब्द देता हूं, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया होगा, उसको आप लोग क्या कहते हो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका क्या रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पहले नंबर पे आपका आता है सर, क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। दूसरे नंबर पे सर आपका बैलेंस शीट रहेगा। तीसरे नंबर पे सर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो तीनों ही चीजों के लिए आप लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो हमारा मेन पर्पस रहता है बैलेंस, बेसिकली बैलेंस शीट को तैयार कर पाए, ताकि हम लोग अपने एसेट्स और लायबिलिटी को समझ पाए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को समझ पाए, प्रॉफिट एंड लॉस बना सके ताकि इनकम स्टेटमेंट को तैयार कर सके, और कैश फ्लो को समझ पाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्टली कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है सर। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, मैंने बताया ना, आपका एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया और कैपिटल हो गया, जिसको आप लोग क्या कहते हो सर, बैलेंस शीट कहते हो, तो उस केस में भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी मदद करता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हो इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, किसके लिए सर, एक्सटर्नल यूजर के लिए। मान लीजिए कोई बैंक है जिससे आपको क्या करना है, लोन लेना, या किसी इन्वेस्टर से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के माध्यम से ही तैयार की जाती है, जिसको आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन या आपका इन्वेस्टर आपका डिसीजन बना के चलता है। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सी बात है। वैसे एग्जामिनेशन के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, बस आपको एक बार गो थ्रो करना। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास के अंदर काफी डिटेल में अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आया है और आप लोग हमारे चैनल पे पहली दफा आए हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीकॉम कॉर्नर के ऊपर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप लोग कॉम एक्सपर्ट की बात करते हैं तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा बिजनेस लॉ की क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे आनी शुरू हो चुकी हैं, तो मेक श्योर करके दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है सर, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग करना है। सर अकाउंटिंग के अंदर बुनियादी तौर पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद आप लोग मेजर करते हो, उसके बाद रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, एनालाइज करते हो। ठीक है, 2 4 6, उसके बाद आप लोग क्या कहोगे, एनालाइज, इंटरप्रेट करके उसको क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो सर ये सारे क्या हैं सर, आपके अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन रहने वाले। ठीक है, ये सब क्या रहेंगे सर, फंक्शन रहेंगे। तो आई का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है सर, आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग एम की बात करते हो तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना, मेजर करना है। आर की अगर आप लोग बात करते हो तो सर आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आप लोग सी की बात करते हो तो सर आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना। ठीक है, अगर आप लोग एस की बात करते हो तो आपको क्या करना है सर, आपको समराइज करना है। और एक बार आपने समराइज कर दिया तो उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, और एनालाइज करके उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट में जाके आप लोग क्या करते हो, उसको कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। सर किसके साथ करते हो कम्युनिकेशन, सर कम्युनिकेशन यूजर्स के साथ होता है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक आपका इंटरनल यूजर होता है, एक आपका क्या होता है सर, एक्सटर्नल यूजर होता है। ठीक है, तो अब इस मुद्दे पर मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका और मेरा दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। इनको आप लोग क्या बोलते हो सर, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अगर आपका आता है तो आपको इन तमाम पॉइंट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करके चलना है। ठीक है,
तो एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा। अब जैसे हमने कुछ कुछ अच्छी बातें कही हैं, तो कुछ कुछ लिमिटेशंस भी अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोग बात लिमिटेशन की करते हैं तो आप लोग कहेंगे लिमिटेशन का मतलब होता है इनहेरेंट ड्रॉबैक जो भी होते हैं ना अकाउंटिंग के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, लिमिटेशन कहलाते हैं। अब लिमिटेशन के अंदर जैसे अगर आप लोग सबसे पहला पॉइंट रखना चाहें तो क्या कहेंगे सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ना हम लोग केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारा जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको इग्नोर किया जाता है। तो अपने आप में ये इस अकाउंटिंग का बड़ा ड्रॉबैक रहेगा, लिमिटेशन रहेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड अगर आप लोग लिमिटेशन की बात करते हो तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट ए मिनट, अगर आप लोग सेकंड लिमिटेशन की बात करते हो तो जस्ट ए मिनट ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग सेकंड लिमिटेशन की बात करते हो तो सेकंड लिमिटेशन क्या रहेगा सर, ये इग्नोर करता है इन्फ्लेशन को। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग के अंदर अगर आपने एक बार एसेट्स क्या किया है, खरीद लिया है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा किसके अंदर सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि जब आपने खरीदा था वही ट्रांजेक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है, ना कि करंट जो उसका मार्केट वैल्यू है वो रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब जो आप लोग यहाँ पे क्या करके चलते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके चलते हैं। इसी तरीके से एक आपका पॉइंट रहेगा पॉसिबिलिटी ऑफ द मैनिपुलेशन। सर इसका क्या मतलब है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में अफेक्ट द रिपोर्टेड प्रॉफिट। जहां पे आप लोग क्या कहेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप लोग क्या कहेंगे, विंडो ड्रेसिंग। यानी कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स के ध्यान में रख के करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के ऊपर इंपैक्ट डालती है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में रेसिस्ट कर सकती हैं, तो हम लोग उसको एलिमिनेट करके सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। माने हमने विंडो को सजा दिया चाहे भीतर सारा मामला खाली पड़ा हो। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या कहलाता है, विंडो ड्रेसिंग होता है। इसी तरीके से आप लोग कहेंगे सर ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड करता है। आइटम सच एज डेप्रिसिएशन की अगर आप लोग बात करते हो एंड जितना भी आपके प्रोविजंस इन्वॉल्व जजमेंट हैं वो क्या रहते हैं, एस्टिमेशन के साथ रहते हैं। तो उनके बेसिकली सही होने की पॉसिबिलिटी और गलत होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इसी तरीके से एक पॉइंट रहेगा, डज नॉट मेजर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, मैंने बताया ये क्या करता है सर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे लॉयलिटी ऑफ द कस्टमर हो गया, या आप लोग कह सकते हो सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप यहाँ पे इग्नोर करके चलते हो। ब्रांड वैल्यू हो गया, इंप्लॉइज की स्किल्स हो गई है, इनको क्या किया जाता है, इनको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, क्वालिटेटिव जो आपका एस्पेक्ट होता है ना, पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने बताया था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है, वो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं सर, इग्नोर कर देते हैं। इसका नेचर ही कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो डेट्स व्हाई आप लोग कहेंगे दीज आर द वेरी फ्यू लिमिटेशन। इसके अलावा भी काफी सारी लिमिटेशन है जिनको आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। कुछ मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर ली है, जिनको एक बार आपको गो थ्रो करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है पहले चैप्टर के अंदर कि आहिर आपको बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ना है। एक बार आपने सेशन लगा लिया, जस्ट आप एक बार रीड करेंगे पीपीटी को तो 101% आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और कोई भी आपका डाउट यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सर ब्रांचेस डिवीजन ऑफ द अकाउंटिंग। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सर, बुनियादी तौर पे हम लोग 3 तरीके की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया है, एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया है, एक आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग माय डियर फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ईयर के दरमियान, कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड ईयर के दरमियान, और लास्ट ईयर या फिर आप लोग कह सकते हो फाइनल ईयर में आपको क्या दिखेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिखेगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर कर पाए, ताकि हम लोग बैलेंस शीट बना पाए, ताकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार कर पाए। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे मेन मोटिव होता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो गुड्स और सर्विस है उनको बनाने को लेकर के एग्जैक्टली कॉस्ट से रिलेटेड जो भी मामला है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। दोनों को कंबाइन करके मैनेजमेंट को जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए वो कहां पे आ जाएगा सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर इतना जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर कर लिया था।
बाकी धीरे धीरे जैसे आप लोग डेप्थ में चलेंगे ना, प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा सर तीनों के अंदर क्या होता है, बेसिक बुनियादी डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा आपका एक टैक्स अकाउंटिंग भी होता है, इसके अलावा भी काफी किताबों के अंदर काफी अकाउंटिंग है, लेकिन बुनियादी तौर पे आपको केवल ये याद रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और एक आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको आप लोग बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग का मतलब है सर हमारे पास काफी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए सर, रिकॉग्नाइज करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए इनकम एंड द एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? तो अकाउंटिंग के अंदर आप लोग जो भी आपके इनकम हुआ है या जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनको आप लोग क्या कहते हो, बेसिक्स ऑफ द अकाउंटिंग कहते हो। और हमारे पास दो मेथड रहेंगे, एक आपका कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रहेगा, एक आपका मर्चेंटाइल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रहेगा, जिसको आप लोग एक्रूअल बेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या फर्क होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुद्दा क्या है सर, आपको कैश कब मिला। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, मैं किसी के यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, मेरे पास बिल्डिंग है, मई का रेंट बनता है, लेकिन मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, मई का जो रेंट है वो मैंने मान लीजिए जुलाई के अंदर पे किया। तो एग्जैक्टली जिसको रिसीव हुआ है ना, अगर आप लोग वो बेसिकली कैश बेसिक का इस्तेमाल करता है तो वो उसको जुलाई के अंदर ही रिकॉर्ड करेगा, यानी कि एक्चुअली जब आपको कैश रिसीव हुआ ना वही उस ट्रांजैक्शन का टाइम पीरियड माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाएगा। माने यहाँ पे क्या होता है, अंडर द कैश बेसिस की अगर आप लोग बात करते हो तो आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड ओनली व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। ठीक है ना, आपने एक्चुअल में कैश कब पे किया है या कब रिसीव किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द इनकम इज अर्न और द एक्सपेंसेस इन एक्यू। ठीक है, कब इनकम हुआ कब एक्सपेंस हुआ कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन आपको पैसा मिला, जिस दिन आपने पैसा पे किया वही टाइम पीरियड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सर, कैश बेसिस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की, तो एक्रूअल बेसिस के अंदर आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। समझ में आया, जब आपका इनकम अर्न हुआ है उसी टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनअक्योर्ड। समझ में आया, यानी कि जब वो इनअक्योर्ड हुए हैं तभी उनको रिकॉर्ड करना है, जब भी आपने इनकम को अर्न किया है तभी रिकॉर्ड करना है, उसको रिसीव होता है नहीं होता है वो बात की बात है। ठीक है, तो टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा, जब वो आपका इनकम अर्न हुआ है या आपका एक्सपेंस इनअक्योर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ फीचर्स है, कुछ कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो ओनली कैश रिसिप्ट को या तो कैश पेमेंट को। ठीक है, ये आपका सिंपल एंड इजी रहता है मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डज नॉट रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग एंड द प्रीपेड आइटम, क्योंकि हमें सिर्फ कैश से लेना देना है। इसके अलावा आप लोग क्या कहेंगे, कॉमनली इसका जो यूज है स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए यूज किया जाता है। लिमिटेशन की बात करते हो तो यहाँ पे ये आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये आपका इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस को, ये ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट नहीं करता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी आपके लार्ज बिजनेस है ना उनके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग एक्रूअल बेसिस या मर्चेंटाइल बेसिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पैसा जब मिला तब रिकॉर्ड करना है, वहां पे जब एग्जैक्टली इनकम अर्न किया या एक्सपेंस इनअक्योर्ड हुआ वो टाइम पीरियड आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ फीचर्स है, लिमिटेशन है। तो अगर आप लोग बात करते हैं फीचर्स की तो ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड होता है। ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग को, इसके अलावा प्रीपेड आइटम को भी बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है, ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और ये मैंडेटरी होता है मोस्ट कंपनीज अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मोस्ट कंपनीज के अंदर ये क्या होता है, मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे लिमिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैश बेसिस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है एडजस्टमेंट की एंड द एस्टिमेट्स की। इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा, डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कैश पोजीशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसका एक लिमिटेशन रहेगा। तो कुल मिलाकर के कुछ 2-3 पॉइंट लिमिटेशन के हैं, कुछ 2-3 पॉइंट फीचर्स के हैं जिनको आपको पढ़ लेना है, डेफिनेशन को पढ़ लेना
करना है। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रांचेस को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि पहली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं तो ज्यादा जिक्र हम लोग यहाँ पे करने वाले नहीं है, आने वाले चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन करके चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। केवल यही टॉपिक थे जिनको हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।